इकोनॉमी के क्वेश्चन को, जिसमें 77 क्वेश्चन है इसके टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी की मुख्य भूमिका की क्या भूमिका थी? तो तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन। भारत में मुख्य आर्थिक सुधार किस वर्ष में लागू किए गए थे? 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है निर्यातोन्मुख नकदी फसलों की रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी। विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख कठिनाई क्या है? वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियां समानता और निरंतर सुनिश्चित करना। बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र एफटीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। एससी एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्टैंड अप इंडिया। स्तंभ और उनका मिलान करना है। मांग का नियम है आय बढ़ाने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। उसके बाद घटते सीमांत उत्पाद का नियम, एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगंत सीमा उत्पादन में गिरावट लाती है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, सीमांत उत्पादन शुरू में इनपुट उद्योग के साथ बढ़ता है फिर गिर जाता है। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ये भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु से ज्यादा यूनिट का उपयोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। कृषि क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आजीविका का विविधीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2024 में महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बाकी महारत्न कंपनी कौन कौन सी है? राष्ट्रीय थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना। अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य तय दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वोत्तम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ? पंजाब को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 2-3 है। बैंकों का मुख्य दायित्व उसके द्वारा खींची गई जमा राशि है, बिल्कुल सही। खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना एवं बेचना शामिल है, सही बात। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, सही बात है। तीनों सही। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी गई? कृषि मंत्रालय को। दिवाला और ऋण संशोधन संहिता 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना। समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि को। निम्नलिखित RBI गवर्नरों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे डॉक्टर YV रेड्डी, उसके बाद डॉक्टर D सुब्बाराव, उसके बाद R उर्जित पटेल, उसके बाद श्री संजय मल्होत्रा। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? निवेश वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेशों को बढ़ावा मिला। 1947 और 1990 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करना था। हालांकि कुछ इच्छित लाभ थे, लेकिन इस प्रणाली से अक्सर जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था? तो वो था नए व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा अकुशलताएं पैदा हो सकती है। PM मित्र योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना और बड़े वस्त्र पार्कों की स्थापना करना। ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान करने का प्रमुख लाभ क्या है? इससे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए और ग्रामीण आय को बढ़ाने में मदद मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स का उपयोग प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि की निगरानी, शिक्षा नीतियां है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार है और सामाजिक सेवाओं सुदृढ़ीकरण ये भी है। वित्तीय स्थिरता और विनियमितता करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों में कौन सा महत्वपूर्ण संस्थागत विकास सामने आया है? वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
ग्रीनसियन सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए? खर्चे बढ़ाएं और करों में कटौती करना चाहिए। 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली के प्राथमिक प्रभाव क्या था? दोबारा क्वेश्चन आ गया। इसमें प्रवेश बाधाएं उत्पन्न हुई, विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई तथा अकुशलता को बढ़ावा मिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की राजकोषीय नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से समग्र मांग और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही? तो रही 1911 से 1921 में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एनडीबी निम्नलिखित पर केंद्रित है। अविकसित जिलों को विकास में बढ़ावा देना। अब कथन को पढ़ना और बताना है कि सही है कि गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना था। सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध, रुपये के अवमूल्यन, खाद्य संकट जैसे विभिन्न कारकों के कारण विफल रही। सही बात, दोनों सही है। नरसिंह समिति द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्रों और बैंकों को लेकर क्या सिफारिश की थी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विलय और समेकलन के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो समिति संसाधन और असीमित इच्छाएं। कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है? शांति का उच्चतर स्तर। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य सभी प्रमुख उद्देश्यों में निजी क्षेत्रों के प्रभुत्व को बढ़ावा देना। गलत। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योगों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया: पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाला, सरकारी नेतृत्व वाला और मिश्रित क्षेत्र निजी वाला। सही बात। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? संसद में राजकोषीय नीति और वक्तव्य प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश में उल्लेखित माल्थस के सिद्धांत के सार की सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच प्रकृति का संतुलन अपरिहार्य कठिनाइयों को जन्म देता है जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाता। उसके बाद द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार फार्मों को उत्पादन साधन प्रदान करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। यदि परिवार इस आय का कुछ भाग बचाते हैं तो क्या प्रभावित होता है? वृत्ताकार प्रवाह रिसाव बन जाता है। निम्नलिखित कथन विचार करना, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह हमको बताना है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना पेश किया गया था। गलत। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडे ड्रूमर मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल सही। भारत की सुधारोत्तर वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापक संगठन की सदस्यता 1995 में क्या भूमिका थी? तो वैश्विक व्यापार में भारत का एकीकरण गहरा हुआ। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र समानतः यू आकार का होता है? तो औसत परिवर्तनीय लागत वक्र। 1991 के बाद भारत के व्यापार नीति सुधारों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो टैरिफ कम कर दिए गए हैं और लाइसेंसिंग हटा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुख मापने का एक लाभ है? देश में सुख मापने का एक लाभ है नागरिकों की मानसिक एवं भावनात्मक भलाई को समझना। स्तंभों का मिलान करना। कॉलम है मतलब स्थिति है और कौन से क्षेत्र में है यह। तो देखो, महारत्न कंपनी ये कौन से क्षेत्र में है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये है। उसके बाद नवरत्न कंपनी कौन सी है? महानगर टेलीफोन लिमिटेड। उसके बाद मिनी रत्न कौन सी है? भारत रेलवे खान पान एवं पर्यटन लिमिटेड। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जन्म एवं जीवन प्रत्याशा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है सेवाएं। 1947 से 1990 की अवधि के दौरान भारत की व्यापार नीति मुख्यतः निम्नलिखित थी। कौन सी थी? आयात प्रतिस्थापन, घरेलू उत्पादों के संरक्षण पर जोर देने वाली एक अंतर्मुखी रणनीति थी। एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अदृश्य हाथ अवधारणा मुख्यतः क्या दर्शाती है? स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बंजर संतुलन। भारत में 1947 से 1990 के बीच लागू किए गए भूमि सुधारों पर विचार करें। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था भूमि स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना और छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना। 1991 में प्रमुख सुधार विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों अकुशलता को संबोधित किया गया है और औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। ये क्यों दिया गया? लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। उसके बाद बैलैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह उत्सर्जन कम करने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल एजेंसी बिल्कुल सही है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में ईंधन कुशलता व नए वाहनों खरीदने को प्रोत्साहित करती। गलत। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण क्या है? तो सरकारी व्यय का विस्तार। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? बहु मॉडल कनेक्टिविटी। एफआरबीएम अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकारी उधारी को कम करना था। ईओडीबी व्यापार करने में आसानी में सांकेतिक वाणिज्यिक विवादों को हल करने में लगने वाला समय और लागत को मापता है। अनुबंधों को लागू करना। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने भारत की औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संकल्प की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसने उद्योगों की 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, रणनीतिक क्षेत्र और भारी उद्योगों में अग्रणी था। यदि किसी देश की कंपनी बोर्ड में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाली नीति के कारण जीजीजीआर में सुधार है, तो जीजीजीआर का कौन सा आयाम सबसे अधिक सीधे तौर पर प्रभावित होगा? आर्थिक भागीदारी और अवसर। पीएम मित्र योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करना सही बात है। इसका कार्यान्वयन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जाता है सही है। यह योजना कपड़ा मूल्य श्रृंखला खंडों के बीच तालमेल को बढ़ावा देती है सही। तीनों सही। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? इसका गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। एक फैक्ट्री 50 लाख मूल्य की मशीनरी खरीदता है। वर्ष के अंत में मूल्यह्रास 5 लाख है। फर्म द्वारा किया गया शुद्ध निवेश कितना होगा? तो इसका होगा 45 लाख। 1991 के बाद नीति सुधार लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करना था। विवेकपूर्ण मापदंडों और सीआरए का परिचय। 1947-1990 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करना था। इस प्रणाली से अक्सर जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था? तो बता, नए व्यवसायों को प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा अकुशलताएं पैदा हो सकती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही व्याख्या की पहचान करना है अपने को। तो भारतीय द्वारा देश विदेश में अर्जित आय, यह है सकल उत्पाद जीएनपी के लिए। 1947-1990 के बीच भारत व्यापार नीतियों के संदर्भ में आयात के प्रति दृष्टिकोण को एक सामान्य विशेषता क्या थी? तो वो थी घरेलू उद्योगों में सुरक्षा के लिए आयात प्रतिस्थापन एवं रणनीति को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भारत की भागीदारी के पीछे प्राथमिक मिशन क्या है? तो मल्टी मॉडल मार्गों के माध्यम से यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार करना। निम्नलिखित में से IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना। गैर शारीरिक तृतीयक व्यवसायों में शहरी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी की क्या प्रवृत्ति परिलक्षित होती है? तो उभरती सेवा अर्थव्यवस्था। 1947 और 1990 के बीच भारत औद्योगिक विकास रणनीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर दिए गए जोर पर विचार करें। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका देने के पीछे मुख्य तर्क क्या था? तो मुख्य तर्क था सार्वजनिक क्षेत्रों को सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, संतुलित क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा देने और रणनीतिक उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया। 1951 के बाद राजकोषीय अनुशासन सुधारों ने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में किस प्रकार प्रभावित किया है? तो राज्य और राजकोषीय लक्ष्यों को पालन करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है? तो पीएम किसान योजना। कथन को चूज करना है और कौन सा कथन सही है? भारत में व्यापार नीति सुधार में आयात और निर्यात में पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना शामिल था सही बात है। व्यापार नीति सुधार में घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने के लिए आयात लाइसेंसिंग में वृद्धि की। गलत। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में क्या उत्पादन किया जाए निर्णय दर्शाता है? तो पूंजी और उपभोक्ता वस्तु के बीच का चयन। प्रवासन का कौन सा आर्थिक परिणाम जो आमतौर पर भारत के गंतव्य क्षेत्रों के लिए चुनौती माना जाता है, विशेष रूप से अकुशलता ग्रामीण प्रवासियों के संबंध में? तो यह है प्रवासी श्रमिकों का शोषण और अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का केंद्रीकरण का उद्देश्य है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, पोषण वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी 1950 से 1990 के दौरान भारत में अपनाई गई औद्योगिक नीति
की प्रमुख आलोचना थी, तो संरक्षित बाजार का निर्माण, अकुशलता, नवाचार की कमी पैदा होना। भारत की मौद्रिक नीति में रेपो दर का क्या अर्थ है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब बचता है हमारे साइंस वाले पोर्शन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे साइंस वाले क्वेश्चन।